हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे आईएचडी इस्केमिक हार्ट डिसीज़ के बारे में पढ़ेंगे हम। ठीक है, तो क्या होता है ये इस्केमिक हार्ट डिसीज़, है ना। जब भी ये वर्ड आता है इस्चेमिया जब भी वर्ड आता है तो हमें समझना है कि कोई भी एक पर्टिकुलर ऑर्गन या बॉडी के किसी पार्ट को अगर ब्लड सप्लाई प्रॉपरली नहीं मिलता है तो हम उस कंडीशन को इस्चेमिया बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे नाम है इस्चेमिक हार्ट डिसीज़, यानी कि हार्ट की जो मसल होती है, हार्ट के कोई एक पर्टिकुलर पार्ट को अगर ब्लड नहीं मिलता है तो हम उसको बोलते हैं इस्चेमिक हार्ट डिसीज़। ठीक है, उसके दूसरे सिनोनिम्स भी है, जैसे कोरोनरी हार्ट डिसीज़ है, कोरोनरी आर्टरी डिसीज़ है ना, हार्ट डिसीज़ है, या मायोकार्डियल इस्चेमिया। देखो, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन अलग चीज़ है और मायोकार्डियल इस्चेमिया अलग चीज़ है, बराबर। इस्चेमिया का मतलब होता है ब्लड ना मिलना, अभी ब्लड नहीं मिलता है, कोई चीज़ है, कोई ऑर्गन है, उसको थोड़े टाइम तक अगर ब्लड नहीं मिलता है तो वो चीज़ चलती है, लेकिन थोड़ी टाइम के बाद अगर ब्लड फिर से मिलना चालू हो जाता है तो वो मतलब जीवित रहती है। लेकिन इन्फाक्शन में क्या होता है कि अगर उसके जो पर्टिकुलर टाइम के बाद भी अगर ब्लड सप्लाई नहीं मिलता है तो वो वहाँ का जो रीजन है, वहाँ का जो पर्टिकुलर पार्ट है वो नेक्रोज हो जाता है, मर जाता है, हमेशा के लिए डिस्ट्रक्ट हो जाता है, वो फिर से क्योर नहीं हो पाता है, उसको हम इन्फाक्शन बोलते हैं। तो दैट इज़ मायोकार्डियल इन्फाक्शन, जिसको हार्ट अटैक भी बोलते हैं। ठीक है, और ये है मायोकार्डियल इस्चेमिया। ठीक है, तो ये क्यों होता है? अब वहाँ पे इसका मैंने कारण आपको बताया कि वहाँ पे ब्लड नहीं मिल रहा है, तो ब्लड क्यों नहीं मिल रहा होगा, तो उसका एक ही कारण हो सकता है, या तो वहाँ पे ब्लॉकेज हो सकता है। वो ब्लॉकेज किसकी वजह से हो सकता है? कोलेस्ट्रॉल की वजह से, थ्रोम्बस की वजह से, कोई भी रीज़न वहाँ पे हो सकता है। तो डेफिनेशन में वही है कि इस्चेमिया ब्लड सप्लाई न मिलना। इस्चेमिक हार्ट डिसीज़, हार्ट की मसल को ब्लड सप्लाई नहीं मिल रहा है, इसलिए उसको हम इस्चेमिक हार्ट डिसीज़ बोलते हैं। ये मोस्ट कॉमन हार्ट डिसीज़ है और मैंने डिफरेंस भी बता दिया है कि मायोकार्डियल इन्फाक्शन के साथ इसका क्या डिफरेंस है। देन इफ़ेक्ट्स ऑफ इस्चेमिया, इस्चेमिया की वजह से क्या इफ़ेक्ट होगी बॉडी पे? तो डिक्रीज ब्लड एंड O2 सप्लाई टू हार्ट मसल, ब्लड नहीं मिलेगा, और साधारण सी बात है, ब्लड नहीं मिलता है, ब्लड ही ऑक्सीजन का कैरी करता है RBC के थ्रू, तो ऑक्सीजन भी नहीं मिलेगा, इसलिए वो बाद में लंबे समय के बाद नेक्रोज होकर फिर इन्फाक्शन में कन्वर्ट होता है। देन रिड्यूस्ड न्यूट्रिशनल सप्लाई, ब्लड के अंदर ही सारे न्यूट्रिशन होते हैं तो न्यूट्रिशन भी नहीं मिलेगा। एंड रिड्यूस एक्सक्रीशन ऑफ द मेटाबॉलिक वेस्ट, मेटाबॉलिक वेस्ट भी वहाँ से बाहर नहीं निकल पाएगा। कोजिस, इसका कॉमन कोज है एथेरोस्क्लेरोसिस, है ना। एथेरोस्क्लेरोसिस यानी कि जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो जम जाना, है ना। कोलेस्ट्रॉल जो ब्लड में डिपोजिशन होना, उसको हम एथेरोस्क्लेरोसिस बोलते हैं। ब्लड वेसल्स के अंदर कोलेस्ट्रॉल जब जम जाता है वो प्रोसेस को। ठीक है, देन रिस्क फैक्टर कौन कौन से हो सकते हैं? पहला बताया है हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन क्यों? क्योंकि हाइपरटेंशन की वजह से क्या होता है कि जब लंबे टाइम तक ये हाइपरटेंशन की प्रोसीजर चलती है तो उसकी वजह से जो हमारी ब्लड वेसल की जो इनर वॉल होती है वो डिस्ट्रक्ट होती है। और कल जब हमने पढ़ा था कि DVT जब पढ़ा था तब हमने देखा था कि इंजुरी होना वर्चो स्ट्राइड होता है, उसमें इंजुरी 3 चीज़ें ज़रूरी होती है थ्रोम्बोसिस के लिए, है ना, ब्लड वेसल में खून रुकने के लिए। एक तो स्टेसिस, है ना, दूसरा है इंजुरी टू द ब्लड वेसल, एंड इंक्रीज कोयागुलेटिबिलिटी, है ना। कोयागुलेटिव फैक्टर बढ़ जाते हैं या जो भी उसका मैकेनिज्म होता है, और कोयागुलेशन जब बढ़ जाता है तो यहाँ पे हाइपरटेंशन की वजह से जो कोरोनरी आर्टरी की वॉल होती है वो इंजर्ड होती है, और लंबे समय तक ये प्रोसेस होने की वजह से ये फिर वहाँ पे फिर जो ब्लड के अंदर कोलेस्ट्रॉल वगैरह होता है वो वहाँ पे डिपॉजिट होने लगता है। देन स्मोकिंग, स्मोकिंग का भी मैंने आपको कल रीज़न बताया था कि वो दोनों चीज़ें करता है। एक तो वो हार्ट की जो ब्लड वेसल्स है उसको भी डिस्ट्रक्ट करेगा, इंजर्ड करेगा, और दूसरा वो विस्कोसिटी भी बढ़ाता है ब्लड की। ठीक है, फिर उसके बाद है डायबिटीज़ है, लैक ऑफ एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज नहीं करने से भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। उसके बाद हम देखेंगे ओबेसिटी, ओबेसिटी पे भी सेम है ना, कोलेस्ट्रॉल। फिर हाई कोलेस्ट्रॉल, फैमिली हिस्ट्री अगर किसी में है, जेनेटिक्सली हिस्ट्री है तो भी हो सकता है। अल्कोहलिज्म, ये भी क्या करता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है। स्ट्रेस, इन्फ्लामेटरी साइटोकाइंस भी बढ़ाता है अल्कोहलिज्म। ठीक है,
स्ट्रेस, ये सभी फैक्टर्स है, रिस्क फैक्टर जो कि IHD के लिए रिस्पॉन्सिबल है। देन उसकी पैथोफिजियोलॉजी देख लेते हैं कि ड्यू टू कॉजेटिव फैक्टर्स लाइक स्मोकिंग एक्सेट्रा, जैसे कि आयुर्वेद में जब हृदरोग का निदान बताया है तो उसमें भी अति उष्ण, गुरु अन्न, कषाय, तिक्त, श्रम, अभिघात, अध्यशन, प्रसंगे ही, तो वहाँ पे भी अति उष्ण तीक्ष्ण चीज़ों का वर्णन किया है। तो वो क्या है? स्मोकिंग है। ये अति उष्ण तीक्ष्ण नहीं है क्या? है ना। फिर अभिघात, ये सभी उसमें दिया है। देन अभिघात को हम इंजरी के साथ कंसिडर कर सकते हैं, सिमिलैरिटी है उसमें भी। कोज इंजरी टू द आर्टेरियल वॉल ऑफ द कोरोनरी आर्टरी, उसको हम खवई गुणिया, इंजरी मतलब खवई गुणिया हमारे आयुर्वेद की भाषा में। देन इसके वजह से क्या होगा? डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम, फैट एंड इन्फ्लामेटरी सेल्स वहाँ पे डिपोजिट होंगे। फॉर्मेशन ऑफ प्लेक एंड थ्रोम्बोसिस का वहाँ पे फॉर्मेशन होगा। फिर क्या लिखा है? स्मूथ अप आर्टेरियल लाइनिंग कन्वर्ट इनटू हार्ड, स्टीफ एंड स्वॉलन नैरो, उसकी जो आर्टेरियल वॉल होगी ये सभी के रुकावट की वजह से वो कैसी हो जाएगी? नैरो हो जाएगी। नैरोइंग ऑफ आर्टरी ड्यू टू थ्रोम्बोसिस लीड टू लेस ब्लड सप्लाई टू हार्ट मसल एंड लीड टू लेस ऑक्सीजन सप्लाई एंड दैट इज कॉल्ड एज इस्केमिक हार्ट डिसीज और कोरोनरी आर्टरी डिसीज़। जो हार्ट को सप्लाई करने वाली मेन आर्टरी होती है, ये कोरोनरी आर्टरी, उसमें ये थ्रोम्बस फॉर्मेशन होता है कोलेस्ट्रॉल की वजह से और ये चीज़ होती है। सिम्टम्स अगर देखते हैं तो मेन सिम्टम्स क्या होगा? इसमें चेस्ट पेन होगा, ठीक है। चेस्ट पेन जो होगा वो रेट्रोस्टर्नल होगा। ये बात एक इम्पोर्टेंट सिम्टम है कि चेस्ट पेन जो होता है वो चेस्ट पेन के भी अलग अलग टाइप के होते हैं। तो इसमें जो चेस्ट पेन होता है वो क्रशिंग टाइप का एकदम सीवियर होता है और क्या बोलते हैं, रेट्रोस्टर्नल होता है। और ये जो पेन रेडिएट होता है शोल्डर में, आर्म में, बैक में, जो में और नेक में, ये हमें पता होनी चाहिए। देन टाइटनेस एंड हैवीनेस ऑफ द चेस्ट, ठीक है। फिर हार्ट बर्न भी मिलेगा आपको। सिम्टम्स अराइजेस विथ फिजिकल एक्सरसाइज, एक्सर्शन, स्ट्रेस, लेग फॉर फ्यू मिनट्स, लास्ट फॉर फ्यू मिनट्स एंड डिक्रीज विथ रेस्ट। अब इसके भी अलग अलग टाइप है। जो एंजाइना है, एंजाइना मतलब जो हार्ट का पेन होता है वो, उसके भी स्टेबल एंजाइना, अनस्टेबल, वो हम आगे देखते हैं। तो ये वही बताया है कि जो ये पेन होता है मोस्टली स्टेबल एंजाइना टाइप का ही होता है। इसमें क्या होता है कि जब हम कोई फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, एक्सर्शन करते हैं, स्ट्रेस का लेवल जब ज़्यादा होता है तब ये पेन बढ़ जाता है और जब रेस्ट की कंडीशन में ये कम हो जाता है। और ये जो पेन होता है वो थोड़ी मिनट के लिए ही रहता है और फिर अपने आप कम हो जाता है। देन शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, मैंने कल भी आपको बताया था कि जो भी पार्ट में ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगा तो ऑक्सीजन सप्लाई भी नहीं मिलेगा, इसलिए हार्ट ज़्यादा पंपिंग करेगा, है ना। और ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से लंग्स भी ज़्यादा से ज़्यादा ब्रीथ लेंगे, इसलिए रैपिड ब्रीथ, टैकिपनिया, टैकीकार्डिया वो सेम है जो कल जैसे समझाया था उस तरह से। वुमेन में कुछ स्पेसिफिक सिम्टम्स भी मिलते हैं इसके अलावा, जैसे फटीज है, स्लीप डिस्टर्बेंस है, इंडाइजेशन है, एंग्जाइटी है, नोज़िया, स्वेटिंग, डिजीनेस, इरेगुलर हार्ट बीट, ये सभी मिल सकते हैं। देन उसके बाद उसके टाइप देख लेते हैं। तो उसके टाइप में 4 टाइप है, जैसे कि स्टेबल एंजाइना, अनस्टेबल एंजाइना। स्टेबल एंजाइना जैसे मैंने आपको बताया कि ये मोस्ट कॉमन है और ये जो इंक्रीज़ ये तभी बढ़ता है, ये पेन जब बढ़ेगा जब हम कोई फिजिकल एक्टिविटी करेंगे, थोड़ी मिनट के ही लिए रहता है और अपने आप जब आप आराम करोगे तो अपने आप अच्छा हो जाता है। जबकि अनस्टेबल एंजाइना जो है वो मोर सीरियस कंडीशन है। इसमें ऐसा नहीं, ये कभी भी आ जाता है, आप रेस्ट की कंडीशन में होंगे आपको पता नहीं चलेगा कि एकदम से ये पेन चालू हो जाएगा और ये बंद नहीं होता है थोड़ी मिनट में, ये कंटिन्यू रहता है, ठीक है। और ये सीरियस कंडीशन है, ठीक है। उसके बाद है तीसरी कंडीशन मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, रिजल्ट ड्यू टू एक्यूट प्लेक चेंजेस दैट इंड्यूस थ्रोम्बोटिक ओकल्जन रिजल्टिंग इससे मायोकार्डियल इन्फार्क्शन होता है। एक्यूट प्लेक, एकदम से कोई प्लेक होगा, मान लो कि एकदम से कोई कहीं से टूट के वो कोलेस्ट्रॉल वाला पार्ट कहीं आर्टरी में जम गया और एकदम से थ्रोम्बोटिक ओकल्जन की वजह से ये मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, हार्ट अटैक आ सकता है। एंड लास्ट है कार्डियक फेलर ड्यू टू रीजनल कार्डियक मसल इस्चेमिया, है ना, लीड्स टू इम्प्रॉपर इम्पेयरमेंट इन द हार्ट्स ब्लड पंपिंग फंक्शन। हार्ट इसमें क्या होता है, कोई एक कार्डियक मसल का कोई एक पार्ट को अच्छे से ब्लड नहीं मिलने की वजह से उसके पंपिंग करने का जो फंक्शन होता है वो ठीक से नहीं हो पाता है और इसकी वजह से क्या होता है वेंट्रिकुलर अरिथमिया, ठीक है।
इसके बाद हम देखेंगे कि इसका डायग्नोसिस कैसे करते हैं हम, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें उसकी हिस्ट्री टेकिंग अच्छे से करनी है कि आपको पहले जेनेटिक कोई कंडीशन है या आपको पहले हार्ट का ऐसा कुछ चेस्ट पेन हुआ था, हार्ट के रिलेटेड डिसीज़, हाइपरटेंशन वगैरह जो रिलेटेड, ओबेसिटी, कोलेस्ट्रॉल वगैरह के बारे में हिस्ट्री पूरी लेनी है, ठीक है। कोई प्रीवियस सर्जरी है क्या, ऐसे सब, ठीक है। और हम आगे की वीडियो में आपको एक बार CVS एग्जामिनेशन के बारे में बता देंगे, तो वो सभी रिलेटेड एग्जामिनेशन आप इसमें भी लिख सकते हो और कर सकते हो। फिर ECG में क्या चेंजेस मिलेंगे, ECG इसकी एग्जामिनेशन है तो उसमें आपको ST सेगमेंट डिप्रेशन मिलेगा, ठीक है। ST सेगमेंट डिप्रेशन एंड डीप T वेव इन्वर्जन, ठीक है। फिर उसके बाद है उसके बाद एक तीसरा है 2D इको। 2D इको क्या है, एक टाइप का सोनोग्राफी ही है, हार्ट का सोनोग्राफी बोल सकते हो। उसमें जो अल्ट्रासाउंड वेव होते हैं वो हम कहाँ पे डालते हैं, हार्ट में डालते हैं और हार्ट का स्ट्रक्चर और फंक्शन देखते हैं, है ना। तो ये भी एक टाइप का USG है। देखो ECG और इको में फ़र्क है। ECG से सिर्फ हम हार्ट की रिदम और उसकी इलेक्ट्रिक एक्टिविटी मेज़र कर सकते हैं, जबकि इको से ये एक सोनोग्राफी टाइप है और इको से हम हार्ट का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल जो भी डिफेक्ट है वो सभी मेज़र कर सकते हैं। देन उसके बाद है कोरोनरी एंजियोग्राफी। तो कोरोनरी एंजियोग्राफी क्या है, एक टाइप का एक्सरे है जिसमें हम हार्ट की जो वेसल है, कोरोनरी आर्टरी वगैरह, उसको एक्सरे की मदद से देखते हैं और उसमें एक कॉन्ट्रास्ट पहले इंसर्ट करते हैं क्यूटेनियसली और फिर उसको एग्जामिन करते हैं, ठीक है। फिर MRI है, स्ट्रेस टेस्ट है, इंट्रावेस्कुलर USG है ना। तो स्ट्रेस टेस्ट क्या है, कार्डियक स्ट्रेस टेस्ट। तो इसमें हम क्या करते हैं कि हार्ट का फंक्शन, हार्ट का पंपिंग ऐसी अवस्था में चेक करते हैं जब ज़्यादा फिजिकल एक्सर्शन हो, जब हम तब उसका फंक्शन देखते हैं जब हार्ट पे ज़्यादा लोड आ रहा हो, फंक्शन उसको ज़्यादा, फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा हो। तो जैसे कि ट्रेडमिल पे या बाइसिकल पे चलाकर उसको फिर वो उसका वहाँ पे उस दरमियान वो टेस्ट करते हैं। तो ये स्ट्रेस टेस्ट भी उसके लिए। तो 2D इको, ECG, एंजियोग्राफी, स्ट्रेस टेस्ट, ये सब मेन चीज़ें हैं। उसके बाद है ब्लड टेस्ट में स्पेसिफिक क्या देखोगे, एक तो कोलेस्ट्रॉल देखना है आपको, है ना, लिपिड प्रोफाइल पूरा करवाना है। देन कुछ ऐसे मार्कर है जिसको बायोमार्कर फॉर हार्ट डिसीज़, कार्डियक बायोमार्कर भी बोल सकते हैं, जो इंडिकेट करते हैं कि इसको हार्ट डिसीज़ हो सकता है या है। तो जैसे कि ट्रोपोनिन T टेस्ट, तो ये एक टाइप का ट्रोपोनिन T एक प्रोटीन है जो कि रिलीज़ होता है जबकि हार्ट में कुछ मसल्स में डैमेज होता है, तब ये जो प्रोटीन होता है वो हार्ट के मसल में डैमेज होता है तभी ये प्रोड्यूस होता है। फिर उसके बाद हम देखेंगे हाई सेंसिटिव CRP नॉर्मल वाला जो होता है वो तो हम जनरल सभी इन्फ्लामेटरी डिसीज़ में देखते हैं, इन्फ्लामेशन मेज़र करने के लिए, उसकी कंडीशन देखने के लिए कि इन्फ्लामेशन कितना है। लेकिन ये हाई सेंसिटिविटी CRP ये स्पेसिफिक हार्ट डिसीज़ के लिए है, ठीक है। ये भी एक C रिएक्टिव प्रोटीन, ये भी एक ऐसा प्रोटीन है, हाई सेंसिटिविटी CRP प्रोटीन, जो कि हार्ट का डिसीज़ होता है तब प्रोड्यूस होता है ब्लड में। देन उसके बाद है एंटी प्रो BNP सीरम पैटर्न। तो ये भी हमें देखना है, ये क्या है, तो न्यूट्री यूरेटिक पेप्टाइड करके एक कुछ सब्सटेंस होते हैं, वो भी हार्ट फेलियर की कंडीशन में ही ब्लड में देखे जाते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं, ये एक स्पेसिफिक टेस्ट है, बायोमार्कर बोल सकते हैं, जैसे ट्रोपोनिन T है, हाई सेंसिटिविटी CRP है, फिर प्रो BNP लेवल है, ये सभी अगर है तो समझ लो कि हार्ट में कुछ डिफेक्ट है। इसका फिज़िकल एग्जामिनेशन में हमें हार्ट रेट उसका बढ़ा हुआ मिल सकता है, BP कम मिल सकता है, ज़्यादा भी मिल सकता है। हार्ट साउंड हमें चेक करना है, S4 जनरली नॉर्मल हार्ट साउंड में S1 S2 मिलेंगे, लेकिन इसमें S4 भी आपको सुनाई देगा, है ना। फिर कभी कभी होलो सिस्टोलिक मरमर भी देख सकते हैं, साइनोसिस, IJV, पल्सेशन, ये सभी मैं आपको डिटेल में डिस्क्राइब करूँगी CVS एग्जामिनेशन में। अभी आपको सिर्फ इतना याद रखना है। देन डिफरेंशियल डायग्नोसिस, इसका डिफरेंशिएट कैसे कर सकते हैं अदर डिसीज़ से, जैसे GERD में भी ऐसे सिम्टम मिलते हैं, जैसे हार्ट बर्न है, चेस्ट पेन है, ये सभी मिलेगा। GERD क्या है, गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज़। तो इसमें क्या होता है कि इसोफेजियल का जो लोअर स्फिंक्टर होता है, जब हम खाना खाते हैं तो वो स्फिंक्टर बंद हो जाता है, वो जब फूड इसोफेगस में से स्टमक में एंटर हो जाता है तो वो स्फिंक्टर
बंद हो जाता है। लेकिन कोई रीज़न से ये स्फिंक्टर जब इलास्टिसिटी इसकी इतनी अच्छी नहीं रहती है तो उसकी वजह से स्टमक में जो भी फूड मटेरियल होता है और जो भी एसिड होता है वो ये वाल्व की इलास्टिसिटी कम होने की वजह से स्टमक से ईसोफेगस में बार बार जाता है। इसके वजह से ईसोफेगस का जो इनर म्यूकोसा है वो इरिटेट होता है और वहाँ पे आपको एसिडिटी वगैरह कंडीशन मिलती है। तो ये उससे डिफरेंशिएट, उसमें भी ये सिम्टम मिलते हैं। चेस्ट पेन मिल सकता है आपको, फिर हार्ट बर्न है, ये सभी। देन कोस्टोकॉन्ड्राइटिस, ये क्या है? जो स्टर्नम है और जो आपका रिब्स है उसको जोड़ता हुआ जो कार्टिलेज है उसका जो क्या बोलते हैं, उसका जो उस पर सूजन आने की वजह से भी इस टाइप के सिम्टम आपको मिलते हैं। देन पेप्टिक अल्सर है, प्लूराइटिस है, इससे आप डिफरेंशियल डायग्नोसिस कर सकते हैं। इन शॉर्ट GIT से रिलेटेड ने इसमें GIT से रिलेटेड है। फिर कोस्टोकॉन्ड्राइटिस एक अदर कंडीशन है। पेप्टिक अल्सर जो है वो है GIT से रिलेटेड, एंड प्लूराइटिस, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें हमें देखना है। तो ये था आज IHD के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, समझ आई हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।